हेलो एवरीवन, आज डेट है 14 नवंबर 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि कोसी रिवर को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था आल्प्स माउंटेन को लेकर के। तो आल्प्स माउंटेन को अगर हम मैप में व्यू करें, ये यूरोप कॉन्टिनेंट में एग्जिस्ट करते हैं। इनका फॉर्मेशन यूरेशियन प्लेट एंड अफ्रीकन टेक्टोनिक प्लेट के बीच में कोलिजन होने से हुआ था और आल्प्स माउंटेन यंग फोल्ड माउंटेन के रूप में लोकेटेड है। तो जो भी इम्पोर्टेंट माउंटेन है हमारे वर्ल्ड लेवल पर, उन सभी के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। और स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो हमारे इंडिया में जो भी माउंटेन है उनके बारे में ये नॉलेज आपको जरूर होनी चाहिए कि वो ब्लॉक माउंटेन है या फिर फोल्ड माउंटेन है। फोल्ड माउंटेन है तो ओल्ड फोल्ड माउंटेन है या फिर यंग फोल्ड माउंटेन है। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है द हिंदू के फ्रंट पेज पर, और न्यूज़ रिलेटेड है G20 ग्रुप की मीटिंग को लेकर की। आप सभी को पता है कि इंडोनेशिया की जो बाली सिटी है वहाँ पर G20 ग्रुप की मीटिंग होगी। इंडोनेशिया के पास में प्रेसिडेंटशिप है प्रेजेंट टाइम में, और नेक्स्ट ईयर के लिए प्रेसिडेंटशिप जो है वो इंडिया को मिलेगी। इंडोनेशिया जो है वो यहाँ पर स्पेसिफिक जो भी कंट्रीज मेंबर हैं वो सभी यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे और यहाँ पर डिस्कशन किया जाएगा बहुत सारे पॉइंट्स को लेकर के। जैसे स्पेसिफिक यहाँ पर बात की जा रही है कि फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी, साथ ही साथ में कोविड पेंडेमिक के बाद में जो पोस्ट इफेक्ट देखने को मिले उन सभी के ऊपर भी यहाँ पर डिस्कशन किया जा सकता है। अब यहाँ पर जो बाली में जो मीटिंग होगी उसी में इंडिया को नेक्स्ट ईयर के लिए प्रेसिडेंटशिप दे दी जाएगी। तो इंडिया जो है किन किन पॉइंट्स के ऊपर फोकस करेगा अपनी प्रेसिडेंटशिप के टाइम में, इन सभी के ऊपर भी यहाँ पर रिवील किया जा सकता है। जैसे कि इंडिया जो है वो वीमेन एम्पावरमेंट और भी अदर इश्यूज, इन सभी के ऊपर सिक्योरिटी, इन सभी पॉइंट्स के ऊपर अपना जो है वो फोकस करेगा। साथ ही इंडिया इन्वाइट करेगा कि नेक्स्ट ईयर जो हमारी मीटिंग होगी इंडिया में प्रेसिडेंटशिप के 1 ईयर प्रेसिडेंटशिप इंडिया के पास में रहेगी, तो G20 ग्रुप की जो मीटिंग है वो वहाँ पर ऑर्गेनाइज की जाएगी। तो इसमें सभी कंट्रीज पार्टिसिपेट करें। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है किन किन पॉइंट्स को लेकर के यहाँ पर होगा। साथ में जो भी कंट्रीज के मेंबर यहाँ पर आएंगे उनके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे, उन सभी से हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो डिस्कशन कर सकते हैं। हालांकि अभी क्लियर नहीं है कि कौन कौन से कंट्री के जो लीडर्स हैं उनके साथ में हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो डिस्कशन करेंगे। बायलैटरल जो अपने रिलेशन है उनके ऊपर फोकस करेंगे। तो यहाँ पर G20 की बात की गई है, बात की गई है इंडोनेशिया की। तो इन सभी से रिलेटेड कुछ बेसिक बातें हम डिस्कस करेंगे। पहले बात कर लेते हैं G20 ग्रुप की। G20 ग्रुप, इससे रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स की अगर हम बात करें तो पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है उसकी 60% पॉपुलेशन को G20 ग्रुप रिप्रेजेंट करता है। पूरे वर्ल्ड की 80% जो जीडीपी है, टोटल जीडीपी का 80% को रिप्रेजेंट करता है। और बात करें अगर हम ट्रेड की तो पूरे वर्ल्ड का जो ट्रेड है उसका 75% जो ट्रेड है उसको रिप्रेजेंट करता है। 80% क्या है, जीडीपी है, और 60% पॉपुलेशन, और ये हो गया ट्रेड। तो जब भी इस तरीके के ग्रुप हो उसको लेकर के कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, कुछ बेसिक फैक्ट जो है आपको पता होना चाहिए, जिससे अगर मेंस में क्वेश्चन आता है तो इन्हें आप इन डाटा के साथ में उस ग्रुप की एक इम्पोर्टेंस के साथ में क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हो। ओके, क्वेश्चन को स्टार्ट करने के भी कई तरीके होते हैं। जैसे कि आप किसी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट के साथ में शुरू कर दो, या फिर अगर हम बात करें तो अगर बात GS2 की है, पॉलिटी की है, तो आप किसी आर्टिकल के साथ में स्टार्ट कर सकते हो, किसी केस के रेफरेंस के साथ में क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हो। बात आती है इकोनॉमी की तो डाटाज के साथ में आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात आती है तो जब मान लो किसी एम्पायर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए तो उस एम्पायर से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक कोई कोटेशन है तो उसके साथ में आप क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हो। तो अलग अलग तरीके होते हैं और अलग अलग जो हमारी मेन सब्जेक्ट हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, उनके अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन की शुरुआत अलग अलग तरीके से होती है। तो कुछ टाइप जो है वो आपको पता होना चाहिए। कुछ
कोई भी न्यूज़ में अगर पॉइंट है तो उसको लेकर के कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ताकि क्वेश्चन को आंसर में जब हम स्टार्ट करें तो हम इजीली उसको स्टार्ट कर पाएँ। तो ये बेसिक डाटा हो गई। अब बात कर लेते हैं G20 ग्रुप की। तो G20 जो ग्रुप है इसको 1999 में बनाया गया था, और ये कि इनफॉर्मल ग्रुप है, ये आपको ध्यान में रखना है। इनफॉर्मल ग्रुप मतलब इसका कोई भी परमानेंट सेक्रेटरीट या फिर हेड क्वार्टर नहीं है G20 ग्रुप का। जैसे जैसे प्रेसिडेंटशिप इसकी बदलती जाती है हर साल, वैसे वैसे वहीं पर ही इसकी जो मीटिंग है वो ऑर्गेनाइज करवाई जाती है। G20 ग्रुप में 19 तो कंट्रीज हैं और 1 यूरोपियन यूनियन है। यूरोपियन यूनियन में कितने कंट्रीज है आप बताओगे कमेंट बॉक्स में प्रेजेंट टाइम में। ओके, तो ये तो बात हमने डिस्कस कर ली। अभी प्रेजेंट टाइम में क्या है कि जैसे ही इंडिया को इसकी प्रेसिडेंटशिप मिलेगी, यहाँ पर एक ट्रोइका जो है उसका फॉर्मेशन होगा। ट्रोइका क्या होता है कि मान लो इंडिया जो है वो करंट इसका प्रेसिडेंटशिप है, प्रेसिडेंटशिप जो है करंट इंडिया के पास में है। तो इससे पहले कौन रहेगा? तो अभी इंडोनेशिया रहेगा, क्योंकि इंडोनेशिया के पास है इंडिया से पहले, और आने वाले टाइम में रहेगी नेक्स्ट ईयर, मतलब इंडिया के बाद में आएगी इसकी प्रेसिडेंटशिप ब्राजील के पास में। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि पहली बार इस तरीके का ट्रोइका देखने को मिल रहा है, जहां पर डेवलपिंग कंट्रीज और इमर्जिंग इकोनॉमी जो है वहां पर लीड करेंगी G20 ग्रुप को। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, मतलब डेवलपिंग कंट्रीज के अकॉर्डिंग क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए, क्या किन किन जो इश्यूज हैं उनके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए, एक रिजल्ट आना चाहिए, उन सभी के ऊपर यहाँ पर इस ट्रोइका के टाइम में फोकस किया जा सकता है। ओके, तो ये हमने कुछ बेसिक बातें डिस्कस कर ली हैं G20 की। अब हम बात कर लेते हैं कि हमने देखा कि बाली जो है ये इंडोनेशिया है और आइलैंड कंट्री है, बहुत छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल आइलैंड्स हैं यहाँ पर। ये सुमात्रा इसका लार्जेस्ट आइलैंड है, ये जावा आइलैंड है इसका इंडोनेशिया कंट्री का। तो यहाँ पर है बाली, स्मॉल आइलैंड है, वहाँ पर लोकेटेड है बाली। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर मीटिंग होगी। अभी कुछ टाइम पहले आपने भी न्यूज़ में हमने डिस्कस किया था कि इंडोनेशिया जो है वो अपनी कैपिटल को क्या करेगा? शिफ्ट करेगा। अभी कैपिटल क्या है? जकार्ता है कैपिटल। लेकिन जकार्ता को लेकर के बोला जा रहा है कि टाइम के साथ में यहाँ पर फ्लडिंग, बहुत ज़्यादा इशू जो है वो देखने को मिल रहे हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट डाटा तो ये कहते हैं कि 2050 तक जकार्ता का 1/3 पार्ट जो है वो अंडर वाटर चला जाएगा। मतलब सी लेवल जिस तरीके से इंक्रीज हो रहा है उसकी वजह से यहाँ पर इफेक्ट देखने को मिलेगा। ओके, तो ये जकार्ता के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है। इसलिए इंडोनेशिया ने डिसाइड किया है कि वो अपनी कैपिटल को यहाँ पर, ये जो बोर्नियो आइलैंड है यहाँ पर वो इसको शिफ्ट करेंगे, यहाँ पर काली मंटन वाले रीजन पर, इस रीजन में वो अपनी कैपिटल को शिफ्ट करेंगे। अब यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो ये यहाँ पर जो उनकी कैपिटल है उसको नुसंतारा के नाम से जाना जाएगा। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडोनेशिया ही अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर रहा है। इससे पहले अगर हम बात करें तो म्यांमार जो कंट्री है, म्यांमार जो है उन्होंने 2006 में अपनी कैपिटल को रंगून से नेपिदा शिफ्ट किया था। और यहाँ पर जो मलेशिया है इन्होंने 2003 में अपना जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है उसको अपनी कैपिटल कुआलालंपुर से जो पुत्रजया रीजन है, पुत्रजया जो सिटी है वहाँ पर शिफ्ट किया था। तो इस तरीके से कैपिटल का जो रिप्लेसमेंट है वो देखने को मिलता है अदर कंट्रीज़ में। तो ये कोई पहला इस तरीके का इन्फॉर्मेशन या पहला इस तरीके का कोई इंसिडेंट नहीं है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है इंडोनेशिया को लेकर के जो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर। तो यहाँ पर जो आर्टिकल है ये अभी जो राजीव गांधी असैसिनेशन केस में जो लोगों को रिलीज किया गया उसी के बारे में इस आर्टिकल में बताया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है, देखो अभी क्या हुआ, द मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज जो है उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिक की, और इस रिपोर्ट में बताई गई कि इंडिया में ग्राउंड वाटर की जो सिचुएशन है उसके बारे में एक बेसिक बातें या बेसिक इन्फॉर्मेशन रखी गई। जैसे कि यहाँ पर एक सेकेंड, तो इंडिया में अगर हम बात करें तो जो ग्राउंड वाटर है उसको लेकर के एक गुड न्यूज़ है, मतलब प्रेजेंट टाइम में ग्राउंड वाटर की क्या सिचुएशन है उसको लेकर के एक गुड न्यूज़ है। तो यहाँ पर ये बताया गया कि देखो इंडिया में जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। जैसे कि इसमें बताया गया है कि हमारी कंट्री में 437.60 बिलियन क्यूबिक मीटर जो है वो क्या किया जा रहा है, रिचार्ज हो रहा है, इतना वाटर हमारे ग्राउंड वाटर लेवल पर। और उसमें से एक्सट्रैक्ट कितना किया जा रहा है, 239.16 BCM
बिलियन क्यूबिक मीटर। सेम इसी तरीके का 2020 में भी असेसमेंट देखा गया था, जिसमें देखा गया था कि 436 जो है वो तो रिचार्ज हुआ और 245 BCM जो है वो हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। 2017 में भी 432 BCM जो है वो रिचार्ज और एक्सट्रैक्शन 249 जो है वो देखने को मिला। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज जो है वो तो सेम उतना ही है जितना पहले हो रहा था, लेकिन जो एक्सट्रैक्शन पॉइंट है वो डिक्रीज हुआ है, इतना हुआ है जितना 2004 में था। ओके, तो 2004 में कितना था, 231 BCM था। तो यहाँ पर एक लंबे टाइम के बाद में जो एक्सट्रैक्शन पॉइंट है वो काफ़ी कम देखने को मिला है। तो यहाँ पर जो राइटर है उनका बोलना है कि जो अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है कि ग्राउंड वाटर लेवल के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा उसको सेव किया जाए, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस ना किया जाए, अल्टरनेट जो रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर फोकस किया जाए, तो उसका रिजल्ट जो है वो एक तरीके से देखने को मिला है। यहाँ पर जो राइटर हैं उन्होंने बताया है अदर एरिया के बारे में कि देखो, जैसे कि पंजाब हरियाणा वाले रीजन की अगर हम बात करें तो वहाँ पर ग्राउंड वाटर लेवल को काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रैक्ट किया जाता है क्रॉप कल्टीवेशन के लिए। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो हमारे इंडिया के बहुत सारा एरिया जो है वो ड्राई क्लाइमेट रीजन है वहाँ पर, जैसे कि राजस्थान में आपको पता है कि थार डेजर्ट है। इसके अलावा और भी अदर रीजन तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा इशू देखने को मिलते हैं। तो इसकी वजह से राइटर का ये बोलना है कि जैसे कि वहाँ पर अदर इश्यूज हैं, थार डेजर्ट में अदर इश्यूज हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर वाटर रिचार्ज होना जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इन सभी पॉइंट्स के बेसिस पर यहाँ पर राइटर का ये बोलना है कि अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हम डिस्कस करें तो हमारे इंडिया में नेशनल लेवल पर कोई इस तरीके की वाटर पॉलिसी नहीं है जिसमें वाटर रिचार्ज को लेकर के कोई स्पेशल रूल्स एंड रेगुलेशन हो। हालांकि कुछ स्टेट्स ने अपने अपने लेवल पर बना रखी है, लेकिन इस तरीके के इश्यूज को लेकर के सेंट्रल लेवल पर जो है वो गवर्निंग पावर होनी चाहिए, तभी जाकर के इस तरीके के इश्यूज को सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर आर्टिकल रिलेटेड है अभी COP27 की जो मीटिंग हुई उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि ये जो मीटिंग है, देखो राइटर ने यहाँ पर कुछ बेसिक बैकग्राउंड की बात की गई है कि क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्होंने हमेशा फोकस किया कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को, पुअर कंट्रीज़ को फंडिंग दी जाएगी। अब ये जो फंडिंग है इसमें 2009 के डाटा यहाँ पर रखे गए हैं कि 2009 में पहली बार प्रॉमिस किया था डेवलप्ड कंट्रीज़ ने डेवलपिंग कंट्रीज़ को कि हम आपको फंडिंग देंगे $100 बिलियन की, और उस फंडिंग का आप यूज़ करोगे अपने यहाँ पर क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए। लेकिन वो मनी जो है वो कभी ट्रांसफ़र हो ही नहीं पाया। लेकिन फिर इसमें यहाँ पर बात की गई है कि जो यूएस के स्पेशल एनवॉय ऑन क्लाइमेट एक्शन जो है, और दूसरा अगर हम बात करें तो इंग्लैंड के गवर्नर ऑफ द बैंक ऑफ इंग्लैंड जो है फॉर्मर, उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर फोकस किया है। उन्होंने बोला है बहुत सारे, जैसे कि मिस्टर कैरी जो हैं उन्होंने बहुत सारे ओकेजन के टाइम में फोकस किया कि प्राइवेट सेक्टर को हम इन्वॉल्व कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज से या क्लाइमेट जो इश्यूज हैं उनसे लड़ने के लिए। और जो प्राइवेट सेक्टर है उनका जो वो फाइनेंस यहाँ पर वो फाइनेंस को लेकर के यहाँ पर हमें सपोर्ट दें और उस मनी का फिर जो है वो यूज किया जा सके। किसके लिए? उस मनी का यूज़ किया जाए कि जो भी इश्यूज हैं उनको सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर जो राइटर हैं उन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर ये फोकस किया है कि देखो, हमने टारगेट जो है वो टाइम टू टाइम अलग अलग मीटिंग में, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में हमने डिस्कस किए हैं, लेकिन उसका जो ग्राउंड लेवल पर जो रिजल्ट है वो नहीं देखने को मिला है। तो राइटर ने यहाँ पर फोकस किया है कि हाँ, हम क्या कर सकते हैं, हम प्राइवेट क्लाइमेट फाइनेंस जो है उसके ऊपर भी फोकस कर सकते हैं, लेकिन उसका एक रिजल्ट जो है, एक पॉजिटिव रिजल्ट, एक प्रॉफिटेबल रिजल्ट जो है वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए। यहाँ पर राइटर ने फोकस किया है कि पुअर जो कंट्रीज़ हैं उनके अपने लेवल पर जो हैं वो अलग अलग इश्यूज हैं। और यहाँ पर अनअचीव्ड गोल्स की बात की गई है कि पहले भी अगर हम बात करें तो हमने, जैसे कि 2015 में हमने कुछ टारगेट डिसाइड किए थे, फिर हर कंट्री ने अपने लेवल पर टारगेट जो है वो डिसाइड किए थे, लेकिन उनका जो रिजल्ट है वो नहीं देखने को मिला था।
ओके, अभी तक जो है वो एक, अगर उस टारगेट की अगर हम बात करें तो उनका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो काफ़ी स्लो लेवल पे है। दूसरा यहाँ पर लो इनकम कंट्रीज़ की बात की गई है कि उन कंट्रीज़ के जो हैं वो अपने लेवल पर अलग अलग इशूज हैं, तो हमें फोकस क्या करना होगा कि हमें वहाँ पर फंड ट्रांसफ़र तो करना होगा, उनको जो है वो मनी प्रोवाइड करनी होगी, और मनी प्रोवाइड करके जो है वो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, उनको अपग्रेडेशन कर सकते हैं। यहाँ पर बात की गई है कि अजम्पशन, मतलब हमेशा से हमने इस तरीके का अज्यूम किया है कि हाँ ये कर दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, लेकिन अगर हम रियलिटी में बात करें तो अलग अलग लेवल पर बहुत सारे जो प्रोमिसेज किए गए हैं कि अडेप्टेशन के लिए जो फाइनेंस किया जाएगा इन कंट्रीज़ को, वो अभी तक उसका कोई भी रिजल्ट देखने को नहीं मिला है या कोई भी उनको सपोर्ट देखने को नहीं मिला है। ओके, तो इस तरीके के, देखो अगर हम बात करें अभी प्रेजेंट टाइम में कोविड-19 पेंडेमिक की, तो उस टाइम भी फोकस किया गया था कि पुअर कंट्रीज़ को वैक्सीन जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी, लेकिन जैसे ही जो कंट्री जो अपने यहाँ पर एक तरीके से सप्लाई के ऊपर फोकस कर रहा था अदर कंट्रीज़ को लेकर के, पुअर कंट्रीज़ को लेकर के, लेकिन वहाँ पर जैसे ही उन कंट्रीज़ में इफेक्ट देखने को मिला, उन्होंने अपनी जो भी सप्लाई है उसके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन लगा दिए, जिसकी वजह से ये अभी प्रेजेंट टाइम में भी ये इशू है कि अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज़ में देखें तो वहाँ पर 4 लोगों में से 3 लोग जो हैं वो वैक्सीनेटेड हैं, लेकिन पुअर कंट्रीज़ में 4 लोगों में सिर्फ 1% जो है वो वैक्सीनेटेड है। तो ये इशू है, और ये इशू तब सॉल्व होंगे जब वर्ल्ड लेवल पर सभी इन इशू को इक्वल तरीके से ट्रीट करेंगे, क्योंकि एमिशन जो है वो ज़्यादा देखने को मिलता है डेवलप्ड कंट्रीज़ के द्वारा, क्योंकि वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन और भी अदर पॉइंट पर डेवलपमेंट है, और इसका इफेक्ट जो है वो पुअर कंट्रीज़ को देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है टेक्स्ट पेज पर, और यहाँ पर पीएचडी के रूल्स एंड रेगुलेशन को लेकर के कुछ नए चेंज किए हैं यूजीसी ने। अब ये जो नए चेंज किए हैं 7 नवंबर को यूजीसी ने, इसमें यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशन की बात की है कि जैसे पीएचडी जो है उसको आप पार्ट टाइम तरीके से भी रेगुलर कर सकते हो, मतलब वो लोग स्पेसिफिक गर्ल्स को यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट उनका ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसीलिए इसके ऊपर फोकस किया जा रहा है कि गर्ल्स जो हैं वो डिस्टेंस के बेसिस पर या फिर अदर इश्यूज के बेसिस पर भी उनको कुछ जो हैं वो छूट दी जाएंगी, ताकि उनकी पीएचडी की एजुकेशन जो है वो कंप्लीट हो सके। साथ ही साथ में यहाँ पर कुछ अलग क्राइटेरिया को रखा गया है कि पहले क्या होता था कि एमफिल के एग्ज़ाम के बेसिस पर जो है वो पीएचडी में एंट्रेंस दे दिया जाता था, लेकिन एमफिल का जो एंट्रेंस है उसके बेसिस पर यहाँ पर पीएचडी को एलिमिनेट कर दिया गया है। साथ ही साथ में यहाँ पर बोला गया है कि अगर ग्रेजुएशन के बेसिस पर ही पीएचडी में एडमिशन लेना है तो वहाँ पर 4 ईयर का जो कोर्स है वो कंप्लीट होना चाहिए, साथ में 1 ईयर का जो है वो पीजी भी कंप्लीट होना चाहिए, और अगर नॉर्मल ग्रेजुएशन लेवल का स्टडी होता है 3 ईयर का ग्रेजुएशन, तो 2 ईयर का जो है वो पीजी होना चाहिए। उसके बाद में पीएचडी जो है उसमें एंट्रेंस के बारे में बात की जा सकती है। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर चेंज ये किया गया है कि पहले क्या होता था कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपने एक थीसिस जो है या अपना एक रिसर्च पेपर जो है वो एक वेल नोन जो मैगजीन है उसमें पब्लिश करवाना होता था, लेकिन यहाँ पर राइटर ने ये बताया है कि ये जो चेंज किए गए हैं उसमें स्पेसिफिक इसी के ऊपर फोकस किया गया है कि इस तरीके की मैगजीन में जो पेपर आपके पब्लिश होते हैं उसके ऊपर फोकस नहीं करना है। तो इससे वो स्टूडेंट्स जो नॉर्मल कैटेगरी से नॉर्मल फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, जिनके कॉन्टैक्ट्स नहीं हैं और वो इस तरीके की जर्नल्स में अपने रिसर्च को पब्लिश नहीं करवा पाते थे, उनके लिए ये जो न्यू चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगी, न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, और यहाँ पर साहेल रीजन में जो फ्रांस का एक अगर हम बात करें तो उनका एक प्रोग्राम चल रहा था या उनका एक ऑपरेशन चल रहा था, और ये जो ऑपरेशन है इसका नाम आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर बता रखा है, यहाँ देखिए, एक सेकेंड, ऑपरेशन बारखाने। ये जो ऑपरेशन बारखाने है इसमें फोकस किया गया था कि जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का जो साहिल रीजन है, साहिल रीजन को अगर हम यहाँ पर इमेज में व्यू करें
तो ये है साहेल रीजन। ये आपको पिंकिश कलर में जो एरिया दिख रहा है, यहाँ पर अटलांटिक ओशन से और यहाँ पर रेड सी के बीच में सहारा डेजर्ट के साउथ पार्ट पर जो रीजन है उसको साहेल रीजन के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर स्पेसिफिक अदर कंट्रीज में अदर इश्यूज है, तो स्पेसिफिक फोकस किया गया फ्रांस के द्वारा कि यहाँ पर जो भी इंसर्जेंट्स हैं उनको हम टैकल करें, वहाँ की जो भी मिलिट्री है उनके साथ में मिल करके। और इसमें असिस्टेंस प्रोवाइड की फ्रांस की जो आर्मी है उन्होंने। लेकिन यहाँ पर ये बताया गया है कि उनका जो ऑपरेशन लॉन्च हुआ इसकी वजह से कोई जो है एक पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो काफ़ी कम देखने को मिला, लेकिन इसकी वजह से जो काफ़ी ज़्यादा इशू जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई। और आपने यहाँ पर जो अलग अलग जो कंट्री है उनमें रेगुलर कोई ना कोई इशू जरूर स्टडी किया होगा। तो हम देखते हैं रेगुलर बेसिस पर किस तरीके से जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उनमें कंट्रीज जो हैं उनके इंटरनल लेवल पर काफ़ी ज़्यादा इश्यूज देखने को मिलते हैं। तो उन सभी को सोल्व करने के लिए ही ये प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया था, लेकिन इसका जो रिजल्ट है वो कन्वर्जन जो है वो देखने को नहीं मिला। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए। देखो इस आर्टिकल में जो हमारे एक्स सीजीआई हैं यू ललित जो अभी रिटायर्ड हुए हैं, और हमारे नेक्स्ट सीजीआई कौन है, टीवाई चंद्रचूड़। तो इनके बारे में जो यू ललित हैं उन्होंने बोला है कॉलेजियम सिस्टम के बारे में कि देखो जो कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू जो जजेस की अपॉइंटमेंट होती है वो परफेक्ट है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कॉलेजियम सिस्टम कि व्हाट इज कॉलेजियम सिस्टम। कॉलेजियम सिस्टम एक सिस्टम है जिसके थ्रू जो हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनका अपॉइंटमेंट और उनका ट्रांसफ़र जो है इस प्रोसीजर के तहत ही किया जाता है। आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट ये ध्यान में रखना है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इसके बारे में कोई भी बात नहीं की गई। साथ ही साथ जो है पार्लियामेंट के किसी एक्ट के थ्रू इसको नहीं बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स आए जिसको आप 3 जजेस केस के नाम से भी जानते हैं, उन्हीं केसेस के थ्रू जो है ये कॉलेजियम सिस्टम इवोल्व होकर के आया। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 124 और हाई कोर्ट के जजेस के लिए 217 जो है वो इसके लिए टैकल करते हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के इश्यूज को। ओके, तो देखो ये जो कॉलेजियम सिस्टम है इसको लेकर के कुछ इश्यूज हैं जो हमें बेसिक बातें पता होनी चाहिए कि कुछ इसके प्रोज हैं जो कुछ कॉन्स हैं। तो इसके सबसे अगर हम कुछ लूजिंग पॉइंट की बात करें या कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो उसमें से फर्स्ट ये है कि ये जो कॉलेजियम सिस्टम है ये एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं था और किसी स्पेसिफिक क्राइटेरिया के थ्रू जो है ये इवोल्व होकर के नहीं आया। दूसरा ये बोला जाता है कि ये जो कॉलेजियम सिस्टम है इसमें ओपेकनेस नहीं है। ओके, ट्रांसपेरेंसी देखने को नहीं मिलती, इसमें ओपेकनेस देखने को मिलती है, ओपेकनेस देखने को मिलती है कि क्लोज डोर में जो है वो इसमें डिसीजन होता है। थर्ड इसमें पॉइंट ये है कि नेपोटिज्म जो है वो भी इसके थ्रू देखने को मिलता है कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू। और यहाँ पर जो नॉन जज मतलब जज से रिलेटेड जज नहीं है तो उनका यहाँ पर कोई भी इंक्लूजन नहीं है। तो एक तरीके से जो चेक्स एंड बैलेंसेज जो होता है हमारे जब लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों इंडिपेंडेंट तरीके से काम करती है, लेकिन इन तीनों को कंट्रोल करने के लिए आपस में कुछ टूल्स होते हैं जिसके थ्रू इनको क्या किया जा सके, रेगुलेट किया जा सके। तो यहाँ पर जुडिशरी में जो कॉलेजियम सिस्टम है उस पर कंट्रोल करने के लिए तो कोई टूल सिस्टम ही नहीं है, मतलब चेक्स एंड बैलेंसेज का जो है वो एक तरीके से वायलेशन यहाँ पर देखने को मिलता है इस कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू। तो इसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है कि किन किन पॉइंट्स को हम सुधार कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर बोला जाता है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन किया जाए, साथ ही ये जो प्रोसीजर है इसको कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट्स के रूप में सामने लाया जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप में इसको एस्टेब्लिश किया जा सके और कुछ चेंजेस जो हैं उसमें अदर लेवल पर होने चाहिए ताकि चेक्स एंड बैलेंसेज को मेंटेन किया जा सके और सभी जो है वो एक दूसरे के ऊपर नज़र जो है वो रख सके। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।